हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मंगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था प्रिंस वांगशेन ने ईफेन के बारे में गायांग से कुछ बता दिया होता है। वांगशेंग बोल रहा होता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, पर मैं ये जानता हूँ कि इस बंदे के पास में ना बहुत सारा पैसा है। एंट्रेंस एग्जाम में सारे बच्चों ने टेस्ट को पास किया था, वहीं इस कमीने के पास में ना असेंशन ऑर्डर था। गायांग बोल रहा होता है, अच्छा अगर इस बंदे के पास में इतना पैसा है कि असेंशन ऑर्डर को भी अफोर्ड कर सकता है तो पक्का इसके पास में ना बहुत सारा कमाल कमाल का सामान होगा। चलते हुए ईफेन सोच रहा होता है कि सेक्ट के अंदर अपने पैसे फ्लेक्स करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे यहाँ पे अपने ट्रेजर्स को बाहर निकालने के लिए ना एक रीजन चाहिए। अगर मैं ऐसे ही लगातार बहुत सारे हर्ब्स को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे सभी लोगों को ना मेरे ऊपर शक हो जाएगा और उसके बाद में बिना किसी वजह के ये लोग ना मेरे को टारगेट करेंगे। इसी वजह से मैंने ये सोच लिया कि मैं सेट के अंदर किसी भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सा बंदा मेरे पैसों के पीछे है। और अपनी रियलिटी के बारे में भी ना मैं किसी को नहीं बताने वाला। जब तक जो मेरे सीक्रेट वो मेरे पास में रहेंगे मैं यहाँ पर सेफ हूँ। तो अभी ईफेन के सामने गायांग आते हुए बोल रहा होता है, लड़के एक सेकंड रुको। ईफेन बोल रहा होता है, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या चाहिए। गायांग बोल रहा होता है, जूनियर ब्रदर लगता है कि तुम सेट में नए आए हो, चलो फटाफट से मुझे कुछ दो। ईफेन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे सेट के अंदर भी भिखारी होंगे जो कि इतना प्राउडली भीख मांगते होंगे। गायांग बोल रहा होता है, देखो मुझसे मजाक मत करो, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे स्पेशल शोन मांग रहा हूँ, फटाफट से मुझको वो दे दो। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, ये तो वही लड़का है ना जिसने कि अभी जस्ट ज्वाइन किया है। मुझे ना इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। सैलरी के पहले दिन ही इसकी मुलाकात गायांग से हो गई। ये जो कमीना गायांग है ना, ये एक बहुत ही बड़ा बुली है। इस कमीने के पास में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की है। उसी का यूज करते हुए नए बच्चों को बुली करता है और उन सभी लोगों से ना हफ्ता वसूली करता है। जितने भी नए बच्चे आते हैं सभी को इसको पैसे देने पड़ते हैं, और कितने तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पैसा भी देते हैं और मार भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी ने फाइट करने का ट्राई नहीं किया। बहुत सारे हिम्मत वाले बच्चे थे जिन्होंने फाइट करने का ट्राई किया, लेकिन इस कमीने गायांग के सामने कोई नहीं टिक पाया। पहली चीज तो ये है कि इसके पास में खुद काफी ज्यादा पावर है, और उसके बाद में इसके पास में ना बहुत बड़ी टीम है। सच में नया लड़का ना काफी ज्यादा अनलकी है। अगर इसको स्पेशल दे देता है ना तो यही अच्छा रहेगा। अगर तो यहाँ पे इसे टॉप बनने का ट्राई किया तो इसे बहुत ही मार पड़ेगी और सेक्ट में जिसका फ्यूचर है ना वो भी खराब हो जाएगा। ईफेन बोल रहा होता है, देखो तुम यहाँ पे भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीख मांगने का तरीका ना काफी ज्यादा गलत है। ऐसे चौड़े होके ना किसी भीख नहीं मांगते। फटाफट से अपने घुटनों पे आओ और मुझे बॉस बुलाओ। अगर तुम अपने हाथों को सही से फैलाओगे ना तो शायद मैं ऐसा कुछ डाल दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे भीख मांगते रहोगे ना तो मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे ईफेन की बातों को सुनते हुए सभी लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि इस लड़के के अंदर ना काफी ज्यादा हिम्मत है। शायद से ये पहला बंदा होगा जिसने गायांग के साथ में इतनी रूडली बात करी है। अब जो गायांग है ना वो इसे नहीं छोड़ेगा। अटैक करते हुए गायांग बोल रहा होता है, कमीने लड़के तुम आखिर डिजर्व करता है, लेकिन तभी जो ईफेन होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गायांग बोल रहा होता है, अच्छा तो काफी ज्यादा फास्ट है। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं, क्या इसने यहाँ पे गायांग अटैक को डॉज कर लिया। सच में जो ये नया वाला बंदा है ना ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। वांगशेंग सोच रहा होता है कि जो गायांग है ना ये मैरो किसी रिलम के पीक पर है, और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी ये ईफेन को हिट नहीं कर पा रहा। लगता है कि ये ईफेन ना सिर्फ अमीर ही नहीं स्ट्रॉन्ग भी है, और मैं ना यहाँ पे इसको काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए गायांग बोल रहा होता है, लड़के अभी तुमने हमें फुदक फुदक के ना काफी सारी बातें कही है। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो उन बातों को रिपीट करके दिखा, फिर देख यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। ईफेन बोल रहा होता है कि लगता है कि तेरे को मेरे ऑफर के अंदर ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, चल सिर्फ तेरे लिए मैं इस ऑफर को अच्छा कर देता हूँ। अगर तू मेरे सामने एक बार झुके बोला कि मालिक मेरे को पैसे दो तो मैं तुझे यहाँ पे ना एक स्पेशल स्टोन दूंगा। अगर तू यही सेम काम 10 बार करेगा तो मैं तेरे को 10 स्टोन दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कितनी बार झुकता है, तू जितनी बार झुकेगा ना मैं तेरे को उतने पैसे दूंगा। मेरा पर्सन यही मानना है ना कि तेरे से भिखारियों को भी मेहनत करनी चाहिए, फ्री में तो मैं किसी को भी पैसे नहीं देता। गायांग बोल रहा होता है, कमीने तूने यहाँ पे सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है, आज तेरी बेवकूफी के लिए ना तुझे यहाँ पे पे करना ही होगा। तभी यहाँ पे लूवी आते हुए बोल रहा होता है कि जहाँ खड़े हो ना वहीं रुक जाओ, वरना अभी इन सब चीजों के बारे में मैं एल्डर्स को बता दूंगा। तभी ईफेन बोलता है, लूवी तुम यहाँ पे। लूवी बोल रहा होता है, ईफेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम 5 एलिमेंट हुलैंड में कैसे आ गए, तुमने तो कहा था कि तुमको सिटी जाना है, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे थे क्या। ईफेन बोल रहा होता है, बता लूवी अपनी बातों के आगे आपने किसी की बात सुनी है क्या, आपने मुझसे कहीं पूछा ही नहीं कि आखिर मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। 5 एलिमेंट सिटी तक ना मैं आपको फ्री में लिफ्ट दी थी, उसके आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बारे में बात नहीं हुई थी। लूवी बोल रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, तुम सही कह रहे हो।
तभी आगे बढ़ते हुए गाव्यांग बोल रहा होता है कमीने कहीं के, लगता है कि तू मुझे काफी ज्यादा हल्के में आंक रहा है, जो कि बीच फाइट में ना मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी लूवी को पीछे करते हुए ईफेन बोल रहा होता है कि बाद में बात करते हैं, अभी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि दिक्कतों को खड़ी कर रहे हैं, उनको संभालना ना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ईफेन गाव्यांग को एक हाथ पकड़ के उठा देता है और वहीं जो गाव्यांग होता है वो उसको फ्री भी नहीं करा पा रहा होता। शौक होते हुए वांगशेंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ब्रदर गाव्यांग सबसे ज्यादा पावरफुल थे ना, वो हार कैसे गए। ईफेन बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर, आप मार्शल आर्ट तो सीख रहे हो, लेकिन आपको मार्शल एथिक्स के बारे में ना कुछ नहीं पता। क्या आपको नहीं पता किसी के ऊपर पीछे से अटैक करना एक बहुत ही बुरी बात होती है। इस चीज के लिए नहीं जूनियर ब्रदर आपको पनिश करेगा। साइड में खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि आज ये पहली बार हो रहा है एक नए बंदे के हाथों ना गाव्यांग मार खा रहा है। सच में चीज दिखने में ना काफी सेटिस्फाइंग है। आज तक इस कमीने ने सिर्फ हम ही लोग को बुली किया था, लेकिन जब आज ये मार खा रहा है ना तो आपको काफी ठंडक मिल रही है। वही गाव्यांग के बंदे बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर को छोड़ दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लू वेई भी बोल रहा होता है ब्रदर ईफेन उसको छोड़ दो वरना वो मर जाएगा। हम देखते हैं ईफेन के पकड़ने की वजह से गाव्यांग के मुंह से झाग निकल गई होती है और टूटती हुई आवाज में गाव्यांग बोल रहा होता है ब्रदर मुझे छोड़ दो। ईफेन बोल रहा होता है ब्रदर गाव्यांग सच में आपने ना यहाँ पे मुझे आके काफी डिसअपॉइंट किया है। मैं ना आपसे बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा था। अगर एक अच्छे भिखारी की तरह आप मुझसे भीख मांगते तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं आपको बहुत सारा स्टोन देता, लेकिन मेरे अच्छे इंटेंशंस को आप समझ नहीं पाए। देखो अभी भी आपके पास में यहाँ से जाने का ना एक काफी अच्छा मौका है, फटाफट से अपने घुटनों पे आओ और माफी मांगो। अगर तुम ये काम कर देते हो ना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और इस मैटर के बारे में भी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। और अगर नहीं तो आपको झुकाने के मेरे पास और भी काफी तरीके हैं, लेकिन याद रखना वो तरीके ना इतने अच्छे नहीं है। उन तरीकों में आपको बहुत ही पेन फील होगा। गाव्यांग सोच रहा होता है कि ये बंदा करना क्या चाहता है, इतना खतरनाक बंदा ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ईफेन बोल रहा होता है सबसे पहले यहाँ पे सभी लोगों से तुमने जो पैसे लूटे वो बाहर निकालो, चोरी का खा खा के ना तुम सांड हो चुके हो। गाव्यांग सोच रहा होता है कि ये कमीना ईफेन बहुत ही बुरा है, ये यहाँ पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये कमीना ना मुझे मैं मुंह नहीं खोलने दे रहा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे किसी भी चीज का आंसर नहीं कर पा रहा। ईफेन बोल रहा होता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम सीनियर ब्रदर हो, सभी के सामने यहाँ पे माफी मांगने में तुम्हें काफी शर्म आ रही होगी ना। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगती तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास में जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन है वो मैं रख लेता हूँ। सीनियर ब्रदर मेरा जो यहाँ पे एक काम था ना वो हो चुका है और अब मुझे यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है। इतने जनरस होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते हो गाव्यांग को साइड में फेंक देता है। गाव्यांग के बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर गाव्यांग आप ठीक तो हो ना। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है जब ब्रदर गाव्यांग है ना वो बेहोश हो चुके हैं। तभी साइड में खड़े बंदों को पैसे देते हुए ईफेन बोल रहा होता है कि आज इस कमीने ने ना काफी ज्यादा लूट मचाई है, जिन भी लोगों से इसने पैसे लूटे हैं ना उन्हें वापस कर देना। साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते हैं ये बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ पे सारे के सारे पैसे को तुम हम लोग को दे दो ताकि हम वापस कर सके। क्या तुम यहाँ पे इन पैसों में से कुछ भी नहीं रखोगे क्या? ईफेन बोल रहा होता है कि इन पैसों की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत है। वैसे यहाँ पे कुछ और भी लोग थे ना जो कि पैसे लूट रहे थे, लगता है कि अब दबे पाँव वो लोग भागने का ट्राई कर रहे हैं। तभी वो बंदे झुकते हुए बोल रहे होते हैं ब्रदर ईफेन ये वो सारे पैसे जो कि हमें लूटे थे, प्लीज आपने ये सारे के सारे पैसे ले लीजिए लेकिन हमें मत मारिएगा। ईफेन बोल रहा होता है कि इन सारे पैसों को जमीन के ऊपर रख दो और फिर यहाँ से रोल करते हुए ना तुम्हें निकल जाओ। रोल करते हुए बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर ईफेन हम सही से जा रहे हैं ना, आज के तुम किसी को भी ना कभी बुली नहीं करेंगे और हमेशा ही ना आपकी बात मानेंगे। वांगशेंग सोच रहा होता है ईफेन तुम बस वेट करो, वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्रिंस वांगशेंग को प्रोवोक करने पे ना क्या होता है। पीछे मुड़ते हुए ईफेन सोच रहा होता है मुझे लगा था कि कोई यहाँ पे खड़ा है पर अब मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, हो सकता है कि ये चीज ना मेरा वहम हो। तभी ईफेन के पास में लूवी आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर ईफेन मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मार्शल आर्ट के अंदर ना इतने अच्छे हो सकते हो, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना। फ्लाइंग बोट मैं बोल रहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, असल बात तो ये है कि आपको मेरी प्रोटेक्शन की ना कोई जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे एक बात तो है आपने गाव्यांग को ना काफी इंजर्ड कर दिया है, अब इस मैटर को ना वैसे नहीं छोड़ेगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ रिवेंज लेने के लिए वो वापस जरूर आएगा। आपने सोचा है क्या कि तब आप क्या करोगे? ईफेन बोल रहा होता है ये जो गाव्यांग है ना ये एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है, लाइफ टाइम यहाँ पे इसने सभी बच्चों के ऊपर ना रूल किया है, लेकिन अब जबकि ये सभी के सामने हार चुका है ना तो ये अपना गधा चेहरा ना मुझे कभी नहीं दिखाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इस गाव्यांग की ना कितनी बेइज्जती होने वाली है। अब हर जगह यही बात चलेगी कि एक नए बंदे ने गाव्यांग को पीट दिया और जितना ये चीज फेमस होगा ना उतनी इसकी बेइज्जती होगी। चलो ये तो पहली बार था, इसी वजह से इस कमीने को ना मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर यही सेम चीज करने की इसने फिर ट्राई करी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसका अंजाम ना फिर तो बहुत ही बुरा होगा। लू वही बोल रहा होता है कि दूसरी बार है जब मैं आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। वैसे आपको पता है मेरे 3 क्लासमेट और मैंने ना एक मिशन को एक्सेप्ट किया है और अभी हमारे पास में ना एक बंदे की कमी हो रही है। क्या आप मिशन करने के लिए हमारे साथ चला चाहोगे क्या? ईफन बोल रहा होता है मिशन, लेकिन कैसा मिशन? लू वही बोल रहा होता है कि जो हमारा मिशन है ना वो कुछ खास खतरनाक नहीं है। हमारे साउदर्न बॉर्डर के ऊपर ना एक जनरल है जिसका नाम है यान सी जोंग और सभी को उसके ऊपर शक है कि ये बंदा ना बहुत ही बुरा है और वो डीमन रेस के साथ में मिलके ना हम लोग को धोखा दे रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस बंदे ने बॉर्डर पे ना बहुत सारे मासूम लोगों को कैद कर रखा है और उनका यूज करते हुए ये ना ब्लड आर्ट को परफॉर्म कर रहा है। हमारा टास्क ये है कि हमें बॉर्डर्स पे जाके इस बंदे के खिलाफ ना एविडेंस को कलेक्ट करना है और उसके बाद में इस कमीने को पकड़ के यहाँ पे लेके आना है। अगर हमने ये काम किया तो हमको रिवॉर्ड के तौर पे 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे और क्योंकि इस टास्क के अंदर हम 5 लोग जा रहे हैं इसीलिए सभी लोगों को ना 60-60 पॉइंट मिलेंगे। ई फैन बोल रहा होता है एक बात तो बोलना पड़ेगा, हमारे सेट के लो लेवल के मिशन है ना वो भी इतने नॉर्मल नहीं है। सच में कंट्रीब्यूशन पॉइंट कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। लू वही बोल रहा होता है कि इसी कमरे के अंदर ना हमारे बाकी टीममेट है। मैं उन सभी लोगों से ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तुम्हें पता है मेरी ही तरह ना वो लोग भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इन लोगों से मिलो, ये है लू आओ, शेन जिंग्यू और झेंग टी। ये तीनों ही मेरे दोस्त हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना मेरी लोगों से काफी अच्छी बातचीत है और तुम यही बोल सकते हो ना कि हम सभी लोग बहुत ही दोस्त बन चुके हैं। लू वही बोल रहा होता है कि तुम लोग इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त बाई फैन, ये मेरा दोस्त यान स्टेट से है और हम दोनों पहली बार ना फ्लाइंग बोट में मिले थे। ई फैन बोल रहा होता है कि आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। लू आओ बोल रहा होता है लू वही तुम कब से कह रहे थे कि तुम एक बहुत ही कमाल के बंदे को जानते हो जो कि अगर हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे इस बंदे के बारे में बात कर रहे थे। ये जो बाई ईफन है ना इसने अपने काबिल के दम पे हमारे सेट को ज्वाइन नहीं किया बल्कि इसके पास में ऑर्डर ऑफ असेंशन था जिसकी वजह से अच्छी क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी इसे अंदर ले लिया गया। अगर ये हमारे साथ चलता है ना तो इससे हम लोग कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उल्टा कहीं इस बंदे के चक्कर में हमें कई दिक्कतें ना आ जाए। इस बंदे को साथ में लेके जाने के लिए ना मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। लू वही बोल रहा होता है सीने बदल लू आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बात सच है कि जो हमारे बदे ई फैन है ये इतने हाई लेवल पे नहीं है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ को ना मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये ना एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है और अगर ये हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो हमारी स्पीड कम नहीं बल्कि काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बैठते हुए ई फैन बोल रहा होता है सीनियर बदल लू आपने मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में ना बहुत कुछ कहा है, इसका मतलब पक्का से आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कमाल की होगी और पक्का से अपनी लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होगी। लू आओ बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो? ई फैन बोल रहा होता है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, जो बातें आपने यहाँ पे कह दी अगर वही बातें ना आपने यहाँ से बाहर कही होती और हमारी मुलाकात पहलू भी नहीं कराई होती ना तो अभी तक जो आपका ये मुंह है ना ये सूज गया होता। और मेरी बातों का मजाक है मत लेना क्योंकि मुझे मजाक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। गुस्सा करते हुए लू आओ बोल रहा होता है तेरे पास में तो क्वालिफिकेशन नहीं है और यहाँ पे सभी के सामने बैठ के तुम्हें को धमकी दे रहा है। झेंग टी बोल रहा होता है ब्रदर्स शांत हो जाओ, वैसे भी ये मिशन करने के लिए ना हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अगर हम काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। जिंगी भी बोल रही होती हाँ ब्रदर शांत हो जाइए, यहाँ पे गुस्सा करने का ना कोई फायदा नहीं है। हमारे लेवल के हिसाब से हमने एक बहुत ही खतरनाक मिशन चुन लिया है और जितने लोग हमारे पास में रहेंगे उतना ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बदर ई फैन ना बदर लू वही के दोस्त है, इनके साथ में रहने से हमें कम से कम ट्रस्ट इशू नहीं होगा। अगर मान लो हम किसी को ऐसे साथ में ले लेते हैं तो पता नहीं वो बंदा ना कैसे बिहेव करेगा कैसे नहीं। लू आओ बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम सभी लोग को मुझे ब्लेम करना है तो कोई बात नहीं, मन भर के ब्लेम कर लो। सच में जो यहाँ पे गलती है ना वो मेरी ही है जो मैंने यहाँ पे इस घटिया ब्लड लाइन वाले लड़के के ऊपर इतना बिलीव कर लिया। मैं आखिर से कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि किसी अच्छे से ढूंढ के लेके आएगा, जितना घटिया ये है ये वैसे बंदे को लेके आएगा ना। चलो ठीक है मिशन करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। वही हम देखते हैं लू आओ की बातों को सुनते हुए लू भी काफी गुस्सा हो गया होता है। ई फैन बोल रहा होता है क्या घटिया ब्लड, आखिर जो सीने में लू आओ थे वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? जिंग्यू बोल रही होती है कि तुम लू वही के दोस्त हो ना, क्या तुम्हें उसके बारे में ये चीज नहीं पता क्या? हमारे जो बदल लू वही है ना उनके पास में ग्लूटन ब्लड लाइन है। ये जो ब्लड लाइन है ना ये एक एंशिएंट बीस्ट टाउटी की ब्लड लाइन है। इस ब्लड लाइन की वजह से कल्टीवेटर को कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है। जिन भी लोगों के पास में ब्लड लाइन होती है ना वो नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत सारा खाना खाते हैं और जितना ही वो खाना खाते हैं ना उनकी कल्टीवेशन उतनी ही बढ़ती जाती है।
इन लोगों के लिए कल्टीवेशन करना सच में काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि इन लोगों को ना बस खाना ही खाना है। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि कल्टीवेशन करने के लिए इन लोगों को जो खाना चाहिए होता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। इन लोगों को बहुत ही हाई लेवल के हर्ब्स और बीज चाहिए होते हैं, जो कि नॉर्मली कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से जितने भी लोगों के पास में ब्लड लाइन होती है उन्हें कचरा माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से कल्टीवेट करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जितनी आपकी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी, आपके लिए कल्टीवेट करना ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। झैंगटी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा ना तो तुम काफी शॉक हो जाओगे। जितने रिसोर्सेज के अंदर लुबई ब्रेक थ्रू करेगा, उतने रिसोर्सेज के अंदर ना कम से कम 100 बच्चे उसकी बराबरी में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। और हमारे जो सेक्ट के एल्डर्स है वो बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं है। आखिर वो एक सिंगल बच्चे के ऊपर इतना खर्चा क्यों करेंगे, जबकि इतने खर्चे के बाद में भी ना कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिक्कत की बात तो यह है कि कोई बंदा ना ऐसे ब्लड लाइन के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता, और इसी वजह से लाइफ में ना कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो अभी जिंगी होती है, वो झैंगटी को बोलती है अपना मुंह बंद कर लो, तुम ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। लू वही बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरी वजह से ना आप सभी लोग ना अपना मूड खराब मत करो। जो बातें यहाँ पे बदल लुआओ ने कही वही सारी बातें बचपन में सुनते हुए आ रहा हूँ, और अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे इस चीज की आदत हो चुकी है। मुझे पता है कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरे लिए कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता रहूंगा। एक ना एक दिन मैं पावरफुल बनी जाऊंगा। झैंगटी बोल रहा होता है, ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप ऑलरेडी हमारे होईलैंड के एक आउट डिसिपल बन चुके हो। क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? आपकी ब्लड लाइन के साथ में इतना अचीवमेंट भी करना ना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। नॉर्मली लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। ईफेन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे बात कल्टीवेशन रिसोर्सेज की हो रही है तो फिर मुझे यहाँ पे ना एक बार सोचने की भी जरूरत नहीं है। ब्रदर को कल्टीवेट कराने के लिए अर्थ के ऊपर ना मुझे इतनी चीजें मिल जाएगी, जो कि शायद से यहाँ के 10 होईलैंड यहाँ तक इस पूरे वर्ल्ड के पास में नहीं होगा। अगर यही सेम ब्लड लाइन मेरे पास में होती ना तो अभी तक ना मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुका होता। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ब्रदर लू वेई को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। इमॉर्टल रियलम तक पहुँचना या फिर उससे भी आगे जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इनको ना मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं किसी भी इंसान के ऊपर इनिशियली ट्रस्ट नहीं करूंगा। क्या पता मैं अपनी तरफ से अच्छा करने जाऊँ और मेरे साथ में कुछ बुरा हो जाए। मान लो अगर लू वेई को मैं इसे देता भी हूँ तो मुझे पक्का से पलट के पूछेगा कि मेरे पास में ऐसा कुछ आ कहां से रहा है, और तब मेरे पास में एक्सप्लेन करने के लिए ना कुछ नहीं बचेगा। अभी जितना मैं लू वेई को जानता हूँ उसके हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है। गाँव यांग के सामने भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि पिट सकते हैं। जस्टिस के लिए ना ये वहाँ पे भी खड़ा हुआ, और जिन लोगों को ये अपना दोस्त मानता है ना उनके साथ दोस्ती निभाता भी है। पता नहीं कब से टीम को ज्वाइन कराने के लिए ये मेरे को ढूंढ रहा है। और पता लू वेई को ना मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा। अगर इन्होंने अपनी अच्छाई को प्रूव कर दिया ना तो इनकी लाइफ सच में काफी बेटर हो जाएगी। लू वेई बोल रहा होता है, ब्रदर ईफेन आखिर आप सोच क्या रहे हो? चलिए हम लोग को काफी देर हो चुकी है, अब चलना चाहिए। वही सीन जो होता है वेई स्टेट के बॉर्डर्स का सीन दिखाया जाता है। लुआओ बोल रहा होता है, जो यांग सीजोंग है ना ये अभी अपने मैरोक्रेसी रिलम के मिडिल स्टेज पर है। इस बंदे के अंडर में ना 4 मेजर कमांडर्स है, और वो सभी लोग ना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ बताया उसके हिसाब से इस बंदे को हैंडल करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अब मैं बताता हूँ क्या क्या पे मुश्किल पार्ट क्या है। इस कमीने यांग सीजोंग के पास में ना 3 लाख लोगों की एक आर्मी है, और इसके सिर्फ एक इशारे पे वो लोग मरने और मिटने तक के लिए तैयार है। झैंगटी बोल रहा होता है, क्या 3 लाख की आर्मी? ईफेन सोच रहा होता है कि अगर वो सारे के सारे सोल्जर बॉय टाइप रिलम पे भी हुए ना तो भी इतने बंदों से फाइट करने में बहुत दिक्कतें आ सकती है, और ऊपर से इन लोगों के पास में 5 तो काफी ज्यादा पावरफुल लोग भी हैं। ईफेन बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें मिशन ना सीक्रेटली करना चाहिए। अगर हम ओपनली अटैक करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लुआ बोल रहा होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो ये यांग सीजोंग है ना ये डीमंस के साथ में मिला हुआ है, और इसने बिना किसी बात के बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अरेस्ट कर रखा है ताकि उन सभी लोगों के ऊपर ना ब्लड आर्ट को परफॉर्म कर सके। ये इतना बड़ा कमीना है कि ये कभी भी ना हमारी कंट्री को धोखा दे सकता है। अगर इस बंदे के खिलाफ हमें एविडेंस मिल गए तो हम इस कमीने को ना जिंदा पकड़ के लेके आएंगे, और अगर तो हम लोग कोई एविडेंस नहीं मिला तो हम इसको मार डालेंगे। जिंगियो बोल रही होती है, हाँ आप सही कह रहे हो। आगे हमें जनरल के मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू वेई उसकी टीम आ गई होती है। लुआओ बोल रहा होता है कि हमारे सामने ना जनरल का मेंशन है, सभी लोग यहाँ पे की कंसीलियस आयुष्मान का यूज करो, वरना ये लोग ना हमें काफी इजीली पकड़ लेंगे। फिर अपने कंसीलियस आयुष्मान का यूज करते हुए वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उन सभी के स्पीड से गुजरने की वजह से वहाँ पे काफी तेज से हवा बह रही होती है। एक सोल्जर बोल रहा होता है, ये तो काफी अजीब था ना, अभी जो यहाँ पे हवा बही वो काफी स्ट्रॉन्ग थी और काफी स्ट्रेंज भी थी। लुआ बोल रहा होता है, हमारे मिशन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंशन में एंटर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमारा अगला काम ये है कि हमें यांग सीजोंग को ढूंढना है। तभी जिंगियो बोलती है, ब्रदर मुझे वो दिख गया। यांग सीजोंग ना कोर्टयार्ड के बीच में ही खड़ा है। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है, और जो यांग सीजोंग होता है वो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है।
सिजोंग की वाइफ बोल रही होती है कि बाहर का वेदर ना काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तो प्लीज मार्चिंग करते वक्त अपना ख्याल रखना। सिजोंग बोल रहा होता है, माय लेडी आप सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, इस उम्र में भी आपने मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है, पर मैं क्या करूँ मिलिट्री के चक्कर में ना मुझे काफी देर होती आने में। आज मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी आ पाऊँ ताकि आपके साथ में खाना खा सकूं। सिजोंग की वाइफ बोल रही होती, काश हमारी सुसु थी वह जिंदा होती, अगर वो होती ना तो मुझे इतना अकेला फील नहीं हो रहा होता। सिजोंग बोल रहा होता है, जाओ जाके रेस्ट कर लो, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तभी सिजोंग कोर्टयार्ड में आते हुए वहीं पे रुक जाता है। लुआ सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ, आखिर यहाँ पे अचानक से खड़ा होके हमारी तरफ क्यों देख रहा है। लगता है कि हम सभी लोग एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन तभी से उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। लुआ बोल रहा होता है कि लगता है ये बुढ़ा ना हमें नहीं देख पाया, चलो इसे फॉलो करते और देखते हैं कि आखिर ये कमीना जा कहाँ रहा है। आगे जो सिजोंग होता है वो एक अलग कमरे के अंदर आ गया होता है। सिजोंग बोल रहा होता है, खिड़कियों दरवाजों को बंद कर दो, फिर वो अपने वास को साइड में करते हुए वहाँ पे छुपे हिरनों को खोल लेता है। झैंगटी बोल रहा होता है कि जैसा कि हम सभी लोगों को लगा था, इस कमीने यांग सिजोंग के पास में एक सीक्रेट डोर था जिसका यूज करते हुए ये किसी अंडरग्राउंड जगह पर चला गया। लुआ बोल रहा होता है कि एक बार ये कमीना नीचे चला जाए, उसके बाद में ना हमारा प्लान स्टार्ट करेंगे। फिर जो यांग सिजोंग होता है वो ना चला गया होता है। झैंगटी बोल रहा होता है कि इस कमीने में गए हुए काफी टाइम हो चुका है। जिंग्यू बोल रही होती, सीने बदलू, आखिर हम लोग क्या करें, क्या हमें इस बंदे को फॉलो करना चाहिए क्या। लुआ बोल रहा होता है, चलो मेरे साथ में सब लोग एंटर कर जाओ, अगर हम अंदर जाएंगे ना तो पक्का से हमें इसके खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा और वो एविडेंस काफी होगा इस कमीने को पकड़ने के लिए। नीचे आते वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मैं बिलीव नहीं हो रहा कि इतने बड़े मेंशन के नीचे इतनी बड़ी डंजन छुपी हुई है, ये जगह ना उस मेंशन से भी काफी ज्यादा बड़ा है। लुआ बोल रहा होता है कि सभी लोग ना शांत रहना, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह पे ना डीमंस भी छुपे हुए हो। तो अभी आगे बढ़ते हुए ईफेन बोलता है, आप लोगों ने सेंस किया यहाँ पे ब्लड की स्मेल आ रही है। लुआ बोल रहा होता है, सच में ये ब्लड की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी, ये कमीना यांग सिजोंग ना ब्लड आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। तभी जिंग्यू बोलती है, आगे देखो, उस कमीने यांग सिजोंग ने ना ब्लड का पूल बना रखा है और देखो उस पूल के अंदर कितने सारे स्केलेटन्स हैं। पता नहीं आज तक इस कमीने यांग सिजोंग ने कितने लोगों को मारा होगा और इसने हर एक पिलर से ना कुछ बॉडीज को बांध भी रखा है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी फ्लो कर रही है। ये कमीना यांगजोंग यहाँ पे ब्लड को यूज नहीं कर रहा बल्कि कॉप्स को रिफाइन कर रहा है। लुआ बोल रहा होता है कि तुम चारों दिशा में फैल जाओ और जैसे ही मैं ऑर्डर दूं इस कमीने के ऊपर अटैक कर देना। जब वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तभी यांग सिजोंग बोलता है, तुम लोग कब से यहाँ पे खड़े हो, पक्का से खड़े खड़े ना तुम लोग के पाँव दुख गए होंगे, थोड़ी यहाँ पे बैठ के ना रेस्ट कर लो, मुझे अपना काम कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम और लगेगा। लुआ और बाकी लोग बोल रहे होते हैं, क्या इसको पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं। तभी सिजोंग होता है वो लोगों पे अटैक कर देता है। अपने रियल फॉर्म को रिवील करते हुए लुआ बोल रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं। यांग सिजोंग बोल रहा होता है, अच्छा तो मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ बच्चों को भेजा गया है। बच्चों, क्या तुम लोग को नहीं पता कि जनरल घर में घुसना कितना बड़ा क्राइम है, लगता है कि तुम सभी ना यहाँ पे मरने के लिए आए हो। लुआ बोल रहा होता है, यांग सिजोंग तुम एक जनरल हो, लेकिन लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों को तूने बहुत पहले ही भुला दिया है। क्या डीमंस के साथ में काम करते हुए और मासूम लोगों को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तुमने यहाँ पे ऐसा क्राइम किया है ना जिसको तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। आज हम 5 एलिमेंट हुलियन वाले तुम्हें खत्म कर देंगे, जिससे कि आज तक हमारे जितने भी लोग थे ना उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। यांग सिजोंग बोल रहा होता है, क्या होली लैंड, मुझे कभी नहीं लगा था कि होलियन वालों का ध्यान मेरे ऊपर चला जाएगा। ईफेन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे क्यों फील हो रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, पक्का से यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सिजोंग बोल रहा होता है, बस तुम्हारे यहाँ पे आने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुम पांचों के पांचों बच्चे मैं किसी नीलम पर हो, अगर मुझे यहाँ पे तुम सभी का ब्लड मिल जाएगा तो जब मेरा ब्लड डीमन पपेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ईफेन बोल रहा होता है, अच्छा तो ये कमीना जानबूझ के ना हम सभी लोग को यहाँ पर लेके आया है। तभी डेंजना गेट होता है वो बंद हो जाता है। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि आज तुम सभी लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती करी है, अब तुम सभी लोग ना मैं सेक्रीफाइस बनोगे। तभी आगे बढ़ते हुए लुआ बोल रहा होता है कि हम 5 लोग हैं और वहीं अकेला चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले ये हमें नहीं मार सकता। लुवे और जिंग्यू बोल रहे होते हैं कि हम लोग को भी चलना चाहिए, लेकिन तभी उन लोगों को रोकते हुए ईफेन बोलता है, 1 सेकंड रुको, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वो चारों बंदे जो चेन से बने हुए होते हैं उनकी चेन टूट जाती है और वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लुआ बोल रहा होता है कॉप्स रिलीज हो चुके हैं, तो इसी वजह से आगे बढ़ते वक्त ना सभी संभल के आगे बढ़ना। झैंगटी बोल रहा होता है, इनकी स्पीड सच में काफी ज्यादा है। जिंग्यू और लुवी को पीछे खींचते हुए ईफेन बोल रहा होता है, पीछे हट जाओ, ये सभी ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम लोग इन लोगों को नहीं संभाल पाओगे। अब ये सभी लोग ना कोई ऑर्डिनरी कॉप्स नहीं बचे बल्कि डीमन बन चुके हैं। अटैक करते हुए लुआ बोल रहा होता है, सच में सारे के सारे डीमंस ना काफी टफ है, इनसे फाइट करने में हम सभी को काफी दिक्कतें आने वाली है।
जिंग्यू बोल रही होती है झैंगटी क्या आप ठीक हो? झैंगटी बोल रहा होता है हाँ मैं संभाल लूंगा। लुआओ बोल रहा होता है कमीने यांग सिजोंग तुम यहाँ पे डीमन पपेट को रिफाइन कर रहे थे, अब तैयार हो जाओ तुम जल्दी ही मरने वाले हो, तुमने आज तक का ना सबसे बड़ा क्राइम किया है। ईफेन सोच रहा होता है कि जो एक डीमन पपेट होता है वो असल में एक मरे हुए इंसान की बॉडी होती है जिसको कि स्पेल का यूज करते हुए जिंदा इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। एक डीमन पपेट को रिफाइन करने के लिए हमें बहुत सारे नॉर्मलों की जान देनी पड़ती है। अगर इस तरीके से हम किसी पपेट को बनाते हैं तो ऐसे में उस बॉडी को अपनी मेमोरीज और स्ट्रेंथ वापस मिल जाती है और वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो जिंदा होते वक्त किया करता था। अभी यहाँ पे 4 डीमन पपेट्स हैं और एक खुद यांग सिजोंग है। ये सभी के सभी मैरोक्रेजिंग रिलम के मिडिल स्टेज पर है। इन सभी को हराना एक बार के लिए पॉसिबल है, पर यहाँ पे दिक्कत की बात है वो वाला डीमन पपेट जो कि अभी तक बना हुआ है। अगर ये पपेट रिलीज हो गया तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और हमें से कोई भी ना शायद इसे फाइट कर पाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब हो रही है। यांग सिजोंग बोल रहा होता है मेरे पपेट्स आगे बढ़ो और इन सभी लोग को मार डालो। तभी वो सभी लोग पपेट से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक पपेट के ऊपर अटैक करते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि ये मारा गया। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यहाँ पे सच में लग रहा है कि एक मरी हुई चीज को तुम लोग मार सकते हो? ये वो अपने पपेट को फिर से जिंदा कर देता है। सिजोंग बोल रहा होता है कि इन लोगों को मारना ना इतना आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों को बनाने के चक्कर में मैंने इतनी मेहनत क्यों करी है? अगर ये सभी लोग इतने ही नॉर्मल होते तो शौक होते वो सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये रिकवर कर गया? झैंगटी बोल रहा होता है बदल लुआओ हम लोग क्या करें? अगर अपने अटैक का यूज करते हुए हम इन लोगों को नहीं मार सकते तो ऐसे जल्दी ही ना हम सभी लोग मारे जाएंगे। लुआओ बोल रहा होता है मैं एक काम करता हूँ यांग सिजोंग को मार देता हूँ, अगर ये कभी ना मारा गया ना तो इसके पपेट से पक्का से मारे जाएंगे क्योंकि बिना अपने मास्टर के ना सेव्स कुछ नहीं होते। ये बोलते अपनी स्वॉर्ड के ऊपर आर्टिफैक्ट कंट्रोल तालिस्मान लगा देता है और उसे यांग सिजोंग के ऊपर फेंक भी देता है। स्वॉर्ड को रोकते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है लड़के तो यहाँ पे इन सभी के बीच में तुम्हारी कल्टिवेशन सबसे ज्यादा है और तुम्हें लगता है कि इतनी सी कल्टीवेशन के साथ में तुम मुझे मार दोगे, पर अफसोस तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लीडरशिप के अंदर तुम्हारी पूरी टीम मरने वाली है। ये बोलते वो लुआओ के स्वॉर्ड फेंक के ही उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। लुई बोल रहा होता है बदल वो काफी घायल हो चुके हैं, आखिर हम लोग क्या करें? लुआओ बोल रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना वो पूरी तरीके से गलत थी। ये जो यांग सिजोंग है ना ये मैरोक्रेजिंग रिलम पे नहीं है बल्कि ये यहाँ पे एनलाइटमेंट रिलम पर है। लुई बोल रहा होता है क्या ये इतना पावरफुल है? लगता है कि हम सभी के लिए यहीं पे सब कुछ खत्म होता है। हम सभी के सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन सीनियर बदल लू की थी और अगर वो यहाँ पे हार चुके हैं ना तो हमारा तो चांस ही नहीं बनता। यांग सिजोंग बोल रहा होता है पपेट्स फटाफट से इन सभी को ना मार के हमारे पूल में डाल दो, इन सभी के ब्लड को यूज करते हुए हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। लुई बोल रहा होता है क्या सच में हम सभी लोग मरने वाले हैं? तभी हमारा ईफन अपने फ्लोटिंग स्टेप का यूज करते हुए सिजोंग काफी करीब आ गया होता है और फिर अपने सिर्फ एक अटैक के साथ ही वो सिजोंग के हाथ को अलग कर देता है। शॉक होते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि आखिर अब ये क्या हुआ? वहीं चिल्लाते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कमीने लड़के तुम्हें हाथ काट दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना नहीं छोड़ूंगा, तुम एक बहुत ही गंदी मौत मरने वाले हो। तभी वहाँ पे ईफन अपनी रेनस्पॉट टेक्निक के अल्टीमेट फॉर्म वाटर ब्रीथिंग को यूज कर लेता है। वहीं ब्लड शील्ड बनाते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये अटैक ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तभी जो वाटर ब्रीदिंग होती है वो उसकी शील्ड को पार कर लेती है। शॉक होते हुए यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके इस अटैक को मैं शील्ड भी नहीं रोक पा रही है। हम देखते हैं वहाँ पे ईफन के अटैक की वजह से बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। लुआ बोल रहा होता है देखो जैसे सिजोंग घायल हुआ ना उसके जितने भी डीमन पपेट थे वो सभी हार गए। सिजोंग के ऊपर तलवार रखते हुए ईफन बोल रहा होता है तुम्हारे लिए ना अब सब कुछ खत्म होता है, यहाँ पे अब तुम्हारे लिए स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं है, चुपचाप हार मान लो। लू वही बोल रहा होता है बता ईफन ने कैसे किया? जिंग्यू बोल रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, हम सभी लोगों के अंदर जो बदा ईफन की कल्टीवेशन है वो सबसे कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने काफी ज्यादा इजीली इतने पावरफुल कल्टीवेटर को हरा दिया। यांग सिजोंग बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा हमारी कल्टीवेशन के अंदर यहाँ पे इतना अंतर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे अपने घुटनों में बैठा हुआ हूँ। सच में लड़के तुम हुलियन के डिसाइपल होने की वर्दी हो, लेकिन इतनी कम एज में इतने कमाल होने का क्या फायदा? आज तुम्हारी लाइफ यहीं पे खत्म होने वाली है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम लोग नहीं बचने वाले। ईफन सोच रहा होता है कि मुझे जिसका डर था वही हो गया, इसने अपने लास्ट डीमन पपेट को रिलीज कर दिया है। तो अभी जो वो डीमन पपेट होता है वो ईफन के पीछे आ गया होता है। ईफन बोल रहा होता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, यांग सिजोंग का आखिरी डीमन पपेट एनलाइटमेंट रियलम के पीक पर है, इसने खुद से ही पावरफुल एक डीमन को बनाया है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये वाला डीमन पपेट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
अगर यहाँ पे इसने आप लोगों के ऊपर अटैक किया ना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर वो सभी लोग एक पिलर के पीछे आ गए होते हैं। लू वेई बोल रहा होता है यान सेजोंग फटाफट से उठो, अगर तुमने इस कमीने को नहीं रोका ना तो यहाँ पे हम सभी लोग मारे जाएंगे। फिर सेजोंग को चेक करते हुए लू वेई बोलता है ब्रदर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये जो यान सेजोंग है ना ये मर चुका है। वही जो आखिरी वाला डीमन पपेट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, चिल्लाते हुए हर जगह यान सेजोंग को ढूंढ रहा होता है। लू वेई बोल रहा होता है कि लगता है ये पपेट ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसको यहाँ पे ये पता चल चुका है कि जो यान सेजोंग है ये मारा गया, हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये हमारी तरफ आ रहा है। ईफेन बोल रहा होता है कि डीमन पपेट्स की ना आंखें नहीं होती, हमारी आवाजों को सुनते हुए ये हमको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे ना तो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर वो सभी लोग एक पिलर के पीछे छुप गए होते हैं। जिंग्यू बोल रही होती है सीनियर ब्रदर आखिर हम लोग क्या करना चाहिए। लुआओ बोल रहा होता है कि बेस्ट यही रहेगा कि मैं से बाहर निकल जाए, क्योंकि इसको मारने की ना हमारे पास पावर ही नहीं है। ईफेन बोल रहा होता है नहीं, इस चलती फिरती तबाही को छोड़ के ना हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, हम तो यहाँ से बच के निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में यहाँ के मासूम लोगों पे अटैक करेगा। पता नहीं जब तक यहाँ पे एल्डर्स आएंगे ना तो कितने लोग मारे जा चुके होंगे, बिना इसी तो खत्म किए हुए हम नहीं निकलने वाले। लुआओ बोल रहा होता है ईफेन अपना मुंह बंद कर लो, देखो यहाँ पे अकेले रुक के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं और फटाफट जाके ना एल्डर्स के यहाँ पे बुला के लेके आए, वो लोग काफी ज्यादा इजीली इस डीमन को मार देंगे। मैं मानता हूँ कि इस चीज के अंदर काफी सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन कम से कम हम लोग तो सेफ रहेंगे ना। लू वेई बोल रहा होता है किसने कहा कि जो बता ईफैन है वो यहाँ पे अकेले रहेंगे, चाहे हम लोग को यहाँ पे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन उन्हें बता ईफैन का ना मैं साथ दूंगा। लुआओ बोल रहा होता है लू वेई पागलपना मत करो, आखिर तुम्हारे यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या है। लू वेई बोल रहा होता है ब्रदर लू, देखिए यहाँ पर मैं हुलियन के बारे में ना काफी चीजें जानते हैं, उन लोगों की जान से ना इतना ही फर्क नहीं पड़ता, इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोग मामूली लोगों को ना कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर आप लोग यहाँ से निकल जाते हो और वहाँ पे जाके हेल्प के लिए बात करते हो तो सबसे पहले मिशन हॉल वाले इस चीज को लेकर मिशन निकालेंगे और फिर वो मिशन कोई ना कोई आके एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस होने में ना कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, और 4-5 घंटे के अंदर ये डीमन यहाँ पे आसपास के कितने सारे लोग को मार चुका होगा, अगर नहीं तो भी कम से कम यहाँ पे 1000 लोग मारे जाएंगे। मैं लू वेई इतना कोई पावरफुल फाइटर नहीं हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता, मैं यहाँ पे बाकी लोगों को बचाने के लिए ना अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं डरपोक की तरह जियो, अगर जीना है तो अच्छे से जियो वरना मारे जाओ। जिंग्यू बोल रही होती है लू वेई तुमने काफी अच्छी बात कही है, मैं भी ना यहाँ से नहीं भागने वाली। झैंगटी बोल रहा होता है कि ब्रदर ईफन आगे नहीं बढ़े होते तो यहाँ पे हम सभी लोग ना बहुत पहले ही मारे गए होते, मैं यहाँ पे इतना ऐसा फरोश नहीं हो सकता कि मुझे बचाने वाले को मैं अकेला छोड़ के चला जाऊँ, मरेंगे जिएंगे दिखी जाएगी, लेकिन इस डीमन से मैं ही फाइट करने वाला हूँ। लुआओ बोल रहा होता है दोस्तों मेरी बात को समझने का ट्राई करो, तुम सभी लोग यहाँ पे रुके ना और मौत को न्यूट्रिशन दे रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम लोग का यहाँ पे रुकना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो जाए। ईफैन बोल रहा होता है ब्रदर लुआओ अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको बाकी सभी लोगों को रोकने की ना कोई जरूरत नहीं है, इन सभी के अंदर अपने लोगों को लेके काफी ज्यादा प्यार है और अपने लोगों को अकेला छोड़ के ये लोग नहीं भागना चाहते, तो आखिर इस चीज के अंदर आपको क्या दिक्कत हो रही है। अगर यहाँ पे हम सभी लोग मरने के लिए तैयार है तो ये कम्प्लीटली ना हमारा डिसीजन है, हम लोग के लिए परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चिल्लाते हुए लुआओ बोल रहा होता है ईफैन मेरा दिमाग खराब मत करो, देखो इस मिशन के अंदर ना मैं तुम लोग का लीडर हूँ और जो ही मैं कहूंगा ना तुम लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं कब से यहाँ पे देख रहा हूँ कि तुम ना लीडर बनने का ट्राई कर रहे हो, तभी वहाँ पे लुआ के चिल्लाने की वजह से डीमन पपेट ने उनकी आवाज सुन ली होती है और अटैक करने के लिए वो आगे ही बढ़ गया होता है। लू वेई बोल रहा होता है छुपने का कोई फायदा नहीं है, चलो चल के फाइट करते हैं, तभी अपने फ्लोटिंग स्टेप का यूज करते हुए ईफन आगे बढ़ गया होता है। लुआओ बोल रहा होता है ईफन तुम एक बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना मैं किसी रिलम पर हो और ऐसे में एक ऐसे डीमन से फाइट करना जो कि एनाटॉमी रिलम के पीक पर है, सच में ये ना अपनी मौत को इन्विटेशन देना है। मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि तुम इस डीमन को ना बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में ये पावर ही नहीं है। ईफन बोल रहा होता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ ना वो अपने आगे खोल के देख लो, तुम्हें पता चलने वाला है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। ये बोलते हुए ईफन वहाँ पे अपने रिंग का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ईफन बोल रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पे इडियट कह रहे हो, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि रियल इडियट कौन है। हम देखते हैं ईफन के अटैक की वजह से डीमन होता है वो उड़ते हुए पीछे गिर गया होता है और सिर्फ एक अटैक की वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो शटर हो जाती है। शॉक होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर इतने पावरफुल डीमन को मार डाला। जिंग्यू बोल रही होती ये थंडर पावर ना काफी ज्यादा कमाल की थी, आज तक मैंने किसी को भी ना इतनी पावरफुल एनर्जी को यूज करते हुए नहीं देखा है, ऐसी पावर्स तो हमारे एल्डर्स के पास में होती है। आखिर जो ब्रदर ईफन है ये क्या चीज है जो कि यहाँ पे कोई भी इनके सामने टिक नहीं पा रहा। ईफन बोल रहा होता है कि कोई यहाँ पे कह रहा था कि मैं यहाँ पे इस डीमन को हर्ट तक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि सिर्फ एक अटैक के अंदर मैं इस डीमन को मार दिया।
इस चीज को ना पावर कहते हैं। अगर आपके पास ये पावर है तो इलम से फर्क नहीं पड़ता, आप कितने पावरफुल कल्टीवेटर को ना मार सकते हो। वही हम देखते हैं डीमन पपेट को, जो कम्प्लीटली मरा नहीं होता है। रोते हुए डीमन पपेट बोल रहा होता है, जनरल आपकी आर्मी में काम करने का ना मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, सच में आपके साथ में काम करके मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ईफन बोल रहा होता है, क्या आखिर ये पपेट है कि रिएक्ट कैसे कर पा रहा है, लगता है कि इसके अंदर ना अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है। ईफन सोच रहा होता है कि नॉर्मल जो डिमोनिक पपेट होते हैं उनके अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है उनको मार दिया जाता है, ताकि जो ये पपेट है ना कुछ भी सोच समझ ना पाए और अपने मास्टर के ऑर्डर्स को काफी अच्छे से माने। लेकिन यहाँ पे इस पपेट के अंदर ह्यूमैनिटी बाकी थी। इसका मतलब ये बंदा अपने मास्टर की बातों को अपने मन से मान रहा था, और जब ये बंदा जिंदा होगा तभी इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि अपने मास्टर के लिए डिमोनिक पपेट बनेगा। पर आखिर कोई बंदा इतना लॉयल कैसे हो सकता है और अपने मास्टर के लिए कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। लू वही बोल रहा होता है जो डिमोनिक पपेट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ईफन के पास में आते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आखिर इतना कमाल का मैजिक वेपन तुम्हें कहाँ से मिला। ईफन बोल रहा होता है कि ये ना मैं ट्रम्प कार्ड है, इसी वजह से नॉर्मली इसको मैं छुपा के रखता हूँ, और तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना ना मैं जरूरी नहीं समझता। फिर ब्लड के पास आते हुए ईफन बोल रहा होता है कि ये ब्लड ना काफी ज्यादा अजीब है। जिंग्यू बोल रही होती, ईफन इस ब्लड में क्या अजीब है। ईफन बोल रहा होता है कि इस पूल के जितना ही ब्लड है वो ह्यूमंस का नहीं है, बल्कि इसके अंदर ना एनिमल ब्लड है। लू वही बोल रहा होता है, क्या एनिमल ब्लड, पर हम लोग को मिशन देने से पहले क्लियरली कहा गया था कि जो यांग सिजोंग है ना उसे डीमन से हाथ मिला लिया है और वो ब्लड आर्ट को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन का सेक्रीफाइस दे रहा है। तो ऐसे में आखिर यहाँ पे एनिमल ब्लड क्या कर रहा है। तो अभी जो वहाँ पे अंडरग्राउंड होता है वो टूटने लगता है। जिंग्यू बोल रही होती है हमें निकलना होगा और हम दब के मर जाएंगे। ईफन बोल रहा होता है जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन तभी हम देखते हैं लू वेई के ऊपर एक पिलर गिरने लगता है। लू वेई बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे कोई आते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना देता है। लू वेई बोल रहा होता है कि आखिर शील्ड किसने बनाई, सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये स्टोन्स भी ना ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो अभी वहाँ पे मू युआन से ई जियाओची आ गई होती है। जियाओची बोल रही होती है कि लगता है मैंने आने में ना ज्यादा देर नहीं करी, क्या यहाँ पे तुम सभी लोग ठीक हो। लू वेई बोल रहा होता है सीनियर जियाओची आप यहाँ पर। वही ईफन बोल रहा होता है कि क्या स्पेशल पावर थी, सच में ये पावर बहुत ही कमाल की थी। जियाओची बोल रही होती है कि तुम लोग को पता है ये एक मिरेकल है कि तुम सभी लोग ना यहाँ पे सरवाइव कर गए। जब हम लोग वापस जाएंगे ना तो मैं सभी लोग को बताऊंगी कि आखिर तुम लोगों ने कितनी ब्रेवरी का काम किया है। तभी वहाँ पे जियाओची के ऊपर एक पिलर गिरने लगता है। सब लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर सिस्टर केयरफुल रहिए, आपके ऊपर ना एक पिलर गिर रहा है। तभी जियाओची उस पिलर को ब्लास्ट कर देती है। जियाओची बोल रही होती है कि मैंने इसको ना बहुत पहले नोटिस कर लिया था, तुम लोग को यहाँ पे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लू वही बोल रहा होता है कि सबसे जो स्पेशल पावर होती है ना ये काफी खतरनाक होती है। जियाओची के नीचे आने के बाद में वो सभी उसको ग्रीट करते हैं। जियाओची बोल रही होती है, लड़के तुम्हारा नाम बाई ईफन है ना, और अभी तुम मैरोक्लिनिक रियलम के मिडिल स्टेज पर हो। भले तुम्हारी जो कल्टीवेशन है ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन तुमने इतने पावरफुल डीमन पपेट को एक झटके में मार डाला। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ही बड़ा होने वाला है। ईफन बोल रहा होता है कि ऐसा कह सकते हैं ना कि मैं काफी लकी था। जियाओची बोल रही होती कि वैसे तुम लोग को पता है मैं यहाँ पे पहले ही आ गई थी, जब तुम सभी लोग ना भागने की बातें कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हारे करेज को देख के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। यांग सिजोंग की बॉडी को चेक करते हुए लुआ सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत खुल गई है। इस बुढ़े के पास से ना मुझे एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट मिला है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसे बुढ़े के पास में स्टोरेज रिंग होगी। इस रिंग की बाहर वैल्यू कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन होगी और नॉर्मली ये रिंग ना मिलती भी नहीं है। लेकिन अब जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है तो मैं रिंग अपने पास में रख लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे जियाओची आते हुए उस रिंग को ले लेती है। जियाओची बोल रही होती है कि तुम्हारी नजरें ना काफी ज्यादा तेज है, लेकिन अफसोस इस रिंग को तुम डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे यांग सिजोंग को मारने वाला ईफन है, तो इसी वजह से यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड होगा ना वो भी ईफन का ही होगा। ये रिंग ईफन और तुम्हारी होती है। ईफन बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर आपका शुक्रिया। ईफन सोच रहा होता है कि वैसे मेरे लिए चीज खरीदना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि ये रिंग ना काफी रेयर होती है और नॉर्मल जब इसे खरीदने जाओ तो ये मिलती ही नहीं है। लुयू सिटी के अंदर ना मैं नालन से ये मांगी थी, लेकिन पूरी सिटी के अंदर ऐसी एक भी रिंग प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अब जाके मुझे ये मिल चुका है तो अपने ट्रेजर्स को रखने में ना मुझे काफी आसानी होगी। चिढ़ते हुए लुआ सोच रहा होता है कि अगर कभी ईफन यहाँ पे नहीं आया होता तो ये जितना भी रिवॉर्ड होता ना ये मेरा होता और यहाँ पे सारी तारीफ भी मेरी ही हो रही होती। पता नहीं ये कमीना कहाँ से आ गया। जियाओची बोल रही होती है कि वैसे तुम सभी लोगों को ना यांग सिजोंग के बारे में पता नहीं होगा। तुम्हें पता है इस बंदे की जिंदगी ना बहुत ही खराब रही है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है यांग फैमिली
और हम ऐसा कह सकते हैं कि यांग फैमिली हमारी कंट्री की ना सबसे लॉयल फैमिलीज में से एक थी। जनरेशन से इनकी फैमिली हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही थी और आज तक इन लोगों की फैमिली ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। यहाँ तक इनकी फैमिली से ना कितने ऐसे वॉरियर्स हैं जिन्होंने एक कंट्री के लिए वॉर करते वक्त अपनी जान दे दी और यांग सिडोंग भी उन्हीं लॉयल लोगों में से एक था। ये भी एक बहुत ही अच्छे जनरल थे जिन्होंने की लाइफ टाइम अपना काम ना बहुत ईमानदारी से किया था। लेकिन फिर इनके साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ और ये बुरा भी ना हमारी रॉयल फैमिली की वजह से ही हुआ है। यांग सिडोंग की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम था यांग सुसु और जो हमारी यांग सुसु थी ना उसको यांग सिडोंग के एक जनरल से प्यार हो गया था। इस रिश्ते में यांग सिडोंग फिर किसी को भी ना कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों की फैमिली काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन तभी हमारे एम्परर की फोर्स करने की वजह से यांग सिडोंग ने अपनी इकलौती बेटी यांग सुसु की शादी बारबेरियन से करवा दी ताकि शादी की वजह से बारबेरियन हमारे बीच में ना पीस बन सके। हालांकि शादी करने का मन किसी का भी नहीं था। यांग सिडोंग के जनरल्स, उसकी फैमिली सभी काफी दुखी थे। लेकिन इस वक्त भी इन लोगों ने अपने एम्परर के ऑर्डर को आगे रखा और यांग सिडोंग ने बिना किसी शिकायत के ना बारबेरियन ने शादी भी कर ली। लेकिन बारबेरियन का मन ना बिल्कुल पीस कायम करने का नहीं था। यांग सिडोंग को ले जाने के बाद में उन लोगों ने उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके मार डाला। जितना कोई ना किसी से बुरा कर सकता है ना, सुसु के साथ में उतना बुरा किया गया है। शादी के बाद में उसने एक ऐसी लाइफ देखी जो कि एक एनिमल डिजर्व नहीं करता। इस इंसिडेंट के बाद में यांग सिडोंग काफी गुस्सा आया और उसे यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी बात पता चल गई जो वेई फैमिली थी उन लोगों को ऑलरेडी पता था कैसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सिडोंग की इकलौती बेटी को चारे के तौर पे यूज किया कि क्या पता इसके चक्कर में पीस कायम हो जाए। इस बात को जानने के बाद में सिडोंग नफरत से भर चुका था और शायद अपना रिवेंज लेकर यांग सिडोंग ने टीमन पपेट को रिफाइन किया ताकि वो रॉयल फैमिली को सबक सिखा सके। अगर देखा है तो रॉयल फैमिली ने सिडोंग के साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है। सालों से ये लोग लॉयल थे लेकिन एक झटके में उन लोगों ने गद्दार प्रूव कर दिया। मुझे पर्सनली यहाँ पे यांग सिडोंग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है पर अब इस बंदे को लेके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लू वेई बोल रहा होता है कि मुझे याद है जो मिसेस यांग थी वो कह रही थी कि उन्हें सुसु की काफी याद आती है। अगर सुसु उनके साथ में होती तो वो इतनी अकेले कभी फील नहीं करती। अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों कही थी। सच में यांग सिडोंग के साथ में ना बहुत ही बुरा हुआ है। जियाओची बोल रही होती है कि तुम लोग देख सकते हो इसकी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे स्कार्स है और वो सारे के सारे स्कार्स तब मिले हैं जब ये हमारी कंट्री के लिए वॉर लड़ रहा था। सच में ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और अच्छा जनरल था। अपने बदले के लिए भी इस बंदे ने कंट्री को धोखा नहीं दिया। इसने यहाँ पे जो ब्लड भी यूज किया है ये एनिमल्स का ब्लड यूज किया है। इस बंदे की यहाँ पे सिर्फ एक गलती थी, ये डीमन आर्ट को यूज कर रहा था। इसके अलावा इस बंदे ने यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया। ई फैन बोल रहा होता है कि इसी वजह से इसके जितने ही पपेट्स थे ना उनके अंदर ह्यूमैनिटी बाकी थी। वो सभी लोग सिडोंग के लिए ना काफी लॉयल थे और उन लोगों को पता कि सिडोंग ये सब क्यों कर रहा है। इसी वजह से वो लोग अपनी मर्जी से डीमन पपेट बनने को तैयार हो गए थे। सिडोंग की बॉडी को लात मारते हुए लुआओ बोल रहा होता है कि अब ये बंदा मर चुका है और यहाँ पे इसके बारे में बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। भले ही आप लोग इसके बारे में कितनी अच्छी बातें क्यों ना कर लो, मुझे इस बंदे के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी फील नहीं हो रही। लुआओ सोच रहा होता है कि मेरी दूर तक आया और मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल रिवॉर्ड नहीं मिला। सच में ये एक बहुत ही बेकार चीज है। ये कमिया सिडोंग एक फकीर निकला। तभी ईफन एक पत्थर किक करते हुए लुआओ को मार देता है। गुस्सा करते हुए लुआओ बोल रहा होता है, भाई ईफन आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। ईफन बोल रहा होता है कि यांग सिडोंग ना ऑलरेडी मारा जा चुका है और यहाँ पे इसकी मरी हुई बॉडी को इंसल्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लुआओ बोल रहा होता है कि आखिर इसकी बॉडी को तुम कहाँ लेके जा रहे हो। ईफन बोल रहा होता है कि मैं इसको ले जाके ना मिसेस यांग को दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे यांग सिडोंग को मारा है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमें देनी पड़ेगी। लुआओ बोल रहा होता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना, अगर तुम इसकी बॉडी को दे दोगे ना तो हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमें इस बंदे का सर चाहिए। जब तक हम सेट के अंदर इसका सर नहीं दिखाएंगे वो लोग नहीं मानेंगे कि ये मर चुका है और हमारे मिशन का रिवॉर्ड भी ना हम लोग को नहीं मिलेगा। ईफन बोल रहा होता है कि मैंने कह दिया ना कि इसकी बॉडी मैं तुम लोग को नहीं देने वाला। मेरे यहाँ पे रहते हुए यांग सिडोंग की बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे कैसे ये बॉडी मिसेस यांग को मिलेगी। लुआओ बोल रहा होता है, ईफन एक बात याद रखना, इस चीज की कंप्लेन ना मैं सेक्ट में करूंगा। ईफन बोल रहा होता है ठीक है, तुम्हें जो भी कुछ करना हो कर लेना, लेकिन मैं अपनी बातों से ना पीछे नहीं हटने वाला। तभी वहाँ पे जियाओची आते हुए बोल रही होती है कि तुम लोग को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। लुआओ बोल रहा होता है तो टाइगर टोकन है। जियाओची बोल रही होती है हाँ तुम्हें सही समझा, यही वो चीज है जिसका यूज करते हुए यांग सिडोंग अपनी आर्मी को यूज कर सकता था। जब तक उसके पास में टोकन है वो एक जनरल है, अगर उसके पास में टोकन नहीं है तो जनरल नहीं रहेगा। एक जनरल के लिए उसकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टोकन होते हैं। अगर तुम अपने साथ में टोकन लेके चले जाओगे ना तो फिर सभी लोग समझ जाएंगे कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। देखो लुआओ यहाँ पे जो ईफन है ना वो गलत नहीं है। यांग सिडोंग ना उतना ही बुरा नहीं था जितना कि इसके साथ में गलत हुआ है। और अगर तुम मिसेस यांग को देखोगे तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। बिना किसी गलती के उनकी डॉटर मारी गई
और उनका पति भी अब मर चुका है। तो ऐसे में अगर हमको बॉडी भी नहीं देते हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत रहेगा। लुआ बोल रहा होता है ठीक है सीनियर सिस्टर, जैसा कि आप कह रही है ना मैं वैसा ही करूंगा। लुआ सोच रहा होता है कमीने ईफेन, तुम्हारी वजह से ना यहाँ पे सभी लोग के सामने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। इस चीज को ना मैं नहीं भूलने वाला। आगे हम देखते यांग सिदोन को दफन कर दिया गया होता है। ईफेन बोल रहा होता है कि मैंने मिसेस यांग को ना सबको एक्सप्लेन कर दिया था। क्या उसके बाद में मिसेस यांग ठीक थी क्या? मुझे उनको लेके ना काफी टेंशन हो रही है। जियाची बोल रही होती तुम टेंशन मत लो, मैं मिसेस यांग के पास में गई थी ताकि मैं जान सकूं क्या उनके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि उनको पता था कि उनके पति क्या कर रहे हैं और एक ना एक दिन ये सब कुछ होगा, उनको इस चीज की भी उम्मीद थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उनके हस्बैंड मरने के बाद में ना एक बर्डन से फ्री हो चुके हैं। जिंदा रहते हो तो हर वक्त ना गिल्ट में रहते थे और अब वो भी नॉर्मल लाइफ से ना संन्यास ले रही है। उन्होंने कहा है ना कि अब वो बुद्धिज्म को फॉलो करेंगी और अपने फैमिली के मरे हुए लोग के सोच के लिए प्रे करेंगी। उनके पास उनकी बची हुई लाइफ काटने का यही बेस्ट तरीका है। ईफेन बोल रहा होता चलो फिर तो ठीक है, मुझे लगा था कि ये सब देख के वो अपनी लाइफ में गिव अप कर देंगी, पर यहाँ पे उन्होंने ना एक काफी अच्छे रास्ते को चुन लिया है। जिंग्यू बोल रही होती है वैसे सीनियर सिस्टर, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? इतने छोटे से मिशन के लिए आप तो यहाँ पे नहीं आओगी। जियाची बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं हमारे बॉर्डर्स पे ना सीनियर सिस्टर जियांग के साथ में आई थी। असल में हम लोग ना एक डीमन किंग को मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए मैं काफी ज्यादा वीक थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ में रह के टाइम वेस्ट ना करूं। अगर मुझे यहाँ पे आसपास में कोई कमजोर डीमन दिखता है तो मैं जाके ना उसको मार डालूं। और जब मैं यहाँ से गुजर रही थी ना तभी मैंने फील किया कि इस मैंशन के अंदर से बहुत ही खतरनाक डीमन की एनर्जी बाहर निकल रही है। इसी वजह से तुम लोग की हेल्प करने के लिए ना मैं यहाँ पर आ गई। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या इनके हिसाब से ये डीमंस कमजोर थे? सच में हमारे सेट के अंदर कुछ लोगों के पास में ना मॉन्स्टर इतनी पावर है। जिंग्यू बोल रही होती है सीनियर सिस्टर, अभी आपने कहा ना कि आप यहाँ पे सीनियर सिस्टर जियांग के साथ में आई हो, क्या ये वही सीनियर सिस्टर जियांग है जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ? जियाची बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, ये और कोई नहीं हमारी सेट की सेंटेस जियांग लिंगी है, जो कि हमारे सेट के ना 5 ट्रू डिसिपल में से एक है और इनको तुम सभी लोग डोंग लिंगी के नाम से जानते होंगे। ईफेन बोल रहा होता है क्या सेंटेस और 5 ट्रू डिसाइपल्स, आखिर ये लोग कौन है? जिंग्यू बोल रही होती है ईफेन कि तुम्हें हमारे सेट के बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? तुम्हें यहाँ पे रहते हुए 1 महीना हो चुका है और तुम बात ऐसे करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो हमारे सेट के अंदर ना 5 ट्रू डिसाइपल्स हैं और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये 5 डिसाइपल हमारे सेट के सबसे बेस्ट डिसाइपल्स हैं। इनके पास जो क्वालिफिकेशंस है वो किसी के पास नहीं है और इन 5 बच्चों के ऊपर ना काफी ध्यान दिया जाता है। हमारे हुईलैंड के मास्टर्स इन लोगों को पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। ये 5 लोग हैं डोंग लिंगी, नेंग जियांजू, जी मियायुन, बी फेयू और झन शाओलोंग। इन सभी में सबसे कमाल की है हमारी सेंटेस डोंग लिंगी, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन सभी में सबसे कमाल की है और ये इन लोगों में ना सबसे यंगेस्ट भी है और हाँ खूबसूरत भी। कहते हैं कि पूरी कंट्री के अंदर ये नंबर 1 ब्यूटी है, इनकी बराबरी शायद कोई कर सकता है। जियाची बोल रही होती है कि अगर मैं सच कहूँ ना तो सिंटेस के पास में हर चीज बहुत ही कमाल की है, इसी वजह सेट में सभी लोग इन्हें एडमायर करते हैं और पर्सनली मैं भी ना सिंटेस को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। उनके साथ में काम कर पाना ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात थी। वैसे तुम लोग की किस्मत भी ना काफी ज्यादा अच्छी है, आज तुम लोग पहली बार सिंटेस को देख पाओगे। सीन चेंज होता है, हमें रेनफॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है। ह्यूमंस बोल रहे होते हैं कि हमारे लिए होल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो अभी वो डीमन अटैक करते हुए उन सभी लोग काफी घायल कर देता है। हम देखते हैं ये डीमन होता है डीमन किंग ऑफ कंपैशन। डीमन किंग बोल रहा होता है कि तुम सारे सोल्जर्स बहुत कमजोर हो और तुम जो अपने साथ जनरल्स को भी लेके आए हो ना ये मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तुम में से कोई भी इतना काबिल नहीं है कि किंग का मुकाबला कर सके। लगता है कि तुम्हारे हुईलैंड के पास में ना कोई भी काम का बंदा नहीं बचा है जो कि वो मुझसे फाइट करने के लिए ये कमजोर से बंदों को भेज रहे हैं। तभी जो डोंग लिंगी होती है वो वहाँ पे आ जाती है। लिंगी बोल रही होती है कि तुम्हें हराने के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ, मुझे यहाँ पे तेलों की जरूरत तक नहीं है। जियाची बोल रही होती है वो देखो वो है हमारी सिस्टर लिंगी, हम सभी का लेवल ना काफी ज्यादा लो है, तो इसी वजह से हम सभी लोग फाइट को दूर से ही देखेंगे, पास में जाके उनको डिस्टर्ब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। ईफेन सोच रहा होता है अच्छा तो ये है एक डीमन किंग, सच में जो इसका ऑरा है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इतनी दूर से भी मैं इसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ। डीमन किंग बोल रहा होता है घटिया लड़की आज तुम मारी जाओगी और तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारे सेट को पता चलेगा कि आखिर मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी लिंगी ऑर्डर करती है कि सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ। तभी जो नीचे खड़े बंदे होते हैं वो ड्रैगन फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। शॉक होते हुए डीमन किंग का कंपैशन बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वो सभी लोग डीमन किंग को कैद कर लेते हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं फाइनली हम लोग जीत गए, इस डीमन किंग को ना हम लोगों ने ट्रैप कर लिया है।
डीमन किंग बोल रहा होता है डोंगलिंगी, तुम्हें क्या लगता है क्या इतना इजीली तुम लोग मुझे पकड़ लोगे क्या? एक डीमन किंग को ट्रैप करना ना इतना आसान नहीं होता। वही नीचे खड़े सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ये डीमन ना सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारे लिए यहाँ पे फॉर्मेशन संभाले खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लिंगी बोल रही होती है किसने कहा कि मैं तुम लोग को यहाँ पे ट्रैप करने वाली हूँ, असल में मैं तो तुमको यहाँ पे मारने वाली हूँ। ये वो तो अपने गोल्डन क्रो को डीमन किंग के पास में भेज देती है। डीमन किंग बोल रहा होता है कि ये गोल्डन क्रो यहाँ पर कब आ गया। ईफन सोच रहा होता है देखने में ये गोल्डन क्रो काफी ज्यादा छोटा है, पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस क्रो के अंदर ना बहुत ही इमेंस एनर्जी है। क्या सच में जो ये गोल्डन क्रो है ये डीमन किंग को मार लेगा क्या? अब इस अटैक से डीमन किंग मरेगा या नहीं हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।